हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज हम बात करेंगे अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा की, जो कल भारत और विदेश में रिलीज होने वाली है। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म सरफिरा रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सुधा कोंगरा। इट इज द ऑफिशियल हिंदी एडेप्टेशन ऑफ 2020 तमिल फिल्म सूरराय पोत्रु, जिसे लिखा और डायरेक्ट भी सुधा कोंगरा ने ही किया था। बॉलीवुड और रीमेक्स एक लंबा इतिहास है हाल ही में, लेकिन बॉलीवुड वाले कहते हैं इसे रीमेक ना कहिए, इसे आप अडेप्टेशन कहिएगा। आई एम श्योर आपने सुना होगा कई बॉलीवुड एक्टर्स को कहते हुए कि उनकी जो फिल्म है अडेप्टेशन जो है, इसकी जो कहानी है वो शायद एक प्रांत में कही गई होगी, लेकिन अधिकतम भारत ने अब तक इस कहानी के बारे में सुना नहीं है। खासकर जो वास्ट हिंदी बेल्ट है, उसे इस कहानी के वहां तक ये कहानी नहीं पहुंची है। अब मैं सोचता हूँ कि इस पैन इंडिया के दौर में, जहाँ बड़ी साउथ इंडियन फिल्में उन्हें तो बहुत पसंद और देखा जाता है हिंदी और बेल्ट में भी, तो क्या ये संभव है कि सूरराय पोत्रु जब वो आई थी उसकी प्रशंसा हुई थी? और क्योंकि वो टाइम तो पैंडेमिक था, इसलिए ज़्यादातर लोग घर पे थे। अब तो आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने देखी होगी, लेकिन जिन लोगों ने फिल्म देखी भी नहीं होगी, तो क्या ये संभव है कि उन्होंने इस फिल्म के बारे में कुछ नहीं सुना होगा? आई एम नॉट सो श्योर। खैर, ओटीटी नेटवर्क्स तो हैं, वो तो फिर अच्छी साउथ इंडियन कंटेंट फिल्म को ले ही लेते हैं। और फिर जो फिल्में बड़ी ओटीटी नेटवर्क पे नहीं जाती है, तो उन्हें हमारे गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स के मनीषा जी, वो उसे लपक लेते हैं और वो तो सीधा उसका जो डब्ड हिंदी वर्जन है, उसे वो यूट्यूब में दिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कल जब हमने ये फिल्म देखी प्रेस शो में, तो कुछ लोग थे, इनफैक्ट आई थिंक काफ़ी लोग थे, जिन्हें ये नहीं पता था कि फसफरा इज द ऑफिशियल हिंदी एडेप्टेशन ऑफ सूरराय पोत्रु। तो खैर, जब प्रेस शो में कई जर्नलिस्ट को अगर ये नहीं पता, तो शायद हम मान लेते हैं कि सूरराय पोत्रु के बारे में जो अधिकतम हिंदी दर्शक है, उन्होंने भी इस तमिल फिल्म के बारे में इतना कुछ सुना नहीं है। अब दो नॉट अ सर्टिफाइड बायोपिक्स, अब ओरिजिनल सूरराय पोत्रु या फिर सरफिरा, बोथ दीज फिल्म्स आर बेस्ड ऑन अ बुक कॉल्ड सिंप्लीफाई अ डेक्कन ओडिसी बाय कैप्टन जी.आर. गोपीनाथ। ये वही शख्स है जिन्होंने भारत की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन एयर डेक्कन इसकी शुरुआत की थी। अब इस एयरलाइन की खास बात यह थी कि एक दौर था जब इसने 1 रुपए के में भी फ्लाइट टिकट बेचे थे। सुनने में बड़ा दंग लगता है, लेकिन उस वक्त ये हुआ था। अब क्योंकि ये खुद एक गरीब परिवार से आते थे, और गोपीनाथ जी का मानना था, उनका सपना था कि एयर ट्रैवल हर एक भारतीय को नसीब हो, और खासकर जो गरीब लोग हैं वो भी प्लेन में सफर कर पाए। यहाँ मैं क्लियर करना चाहूंगा कि 1 रुपए के फ्लाइट टिकट ये संभव थे उस दौर में, और लेकिन पूरे टिकट्स 1 रुपए में नहीं बेचे गए थे, कुछ टिकट्स होते हैं। एंड ये एक स्ट्रेटेजी होती है बिजनेस की। और खैर, फिर भी यहाँ दाद देनी पड़ेगी कैप्टन गोपीनाथ साहब की, उनकी सोच की। और इस आइडिया ने, उनकी जो सोच थी कि कैसे क्लास और कास्ट बैरियर्स को ब्रेक किया जाए, और खासकर इस एविएशन सेक्टर में, तो ये हमें जताता है कि कैसे वो एक सोशल एंटरप्रेनर है। और जब बात आती है सीएसआर की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर इनकी कंपनी एयर डेक्कन, इन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई। एविएशन इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो फिर पॉपुलेशन मेजर्स ये सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या ये कमर्शियली वायबल है? और साथ ही साथ ऐसी भी चर्चाएं होती थी कि एयर डेक्कन के कारण ओवरऑल इंडस्ट्री की जो हेल्थ है एविएशन की, उस पर भी एक शायद नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि एफएस की बात हो तो फिर इट इज डिपेंडेंट अपॉन लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, मेनली ऑब्वियसली फ्यूल। एंड ये कोई किराने की दुकान चलाने जैसा तो है नहीं, और इसमें कई लाखों करोड़ों रुपया जरूरत होता है। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव इंडस्ट्री टू रन। तो फिर उस हिसाब से आई थिंक 1 रुपए की टिकट ऑब्वियसली अपने आप में एक ये पॉपुलिस्ट मूव थी। लेकिन साथ ही साथ कैप्टन गोपीनाथ उनके आलोचक भी थे। तो फिर क्या इस हिसाब से कैप्टन गोपीनाथ को एक फिल्म में हीरो प्रोजेक्ट करना, क्या ये उचित है? आई एम श्योर अभी तक सिविल एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, इस पे उनकी अलग अलग राय होगी, लेकिन जस्ट दिस वेरी आइडिया ऑफ अ फ्लाइट टिकट फॉर 1 रुपी, इस अपने आप में एक ग्रेट स्टोरी है। इट मेक्स फॉर अ ग्रेट सिनेमैटिक स्टोरी। जो ओरिजिनल फिल्म थी सूरराय पोत्रु, उसे तो बिल्कुल साउथ के स्टाइल में बनाया था, उसके अंदर हाई पिच मेलो ड्रामा था। लेकिन सरफिरा में इस चीज को काफी टोन किया गया है, ऑब्वियसली लुकिंग एट द बॉलीवुड ऑडियंस इन माइंड। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सिवाय एक दो सीन्स आप हटा दें, एक सीन जहाँ पे हमारे वीर मात्रे, दैट्स प्लेड बाय अक्षय कुमार, वो जब एक प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, उनसे मिलने के लिए वो एक स्कूल में उनका इवेंट हो रहा है, वहाँ गेट क्रैश करते हैं। सिवाय उस लोकेशन के, या फिर ओरिजिनल फिल्म में एक मिसोजिनी वाला सीन था बिटवीन
Nedumaran, that's Surya, and Sundari, that's played by Bala Murli. उनके बीच में एक सीन था जहाँ पे गुस्से में मारन अपनी बीवी को थप्पड़ मारते हैं और वो उनसे कहती है कि ये ना ये अक्कड़, ये मर्दानगी तब दिखाना जब तुम कुछ बड़े आदमी बन जाओ। तो राइटफुली आई थिंक ये सीन हिंदी फिल्म में नहीं रखा गया बिकॉज हिंदी दर्शक इसे शायद पसंद नहीं करती थी। बट आप इन दो सीन को हटा दो, उसके अलावा ये फिल्म मैं कहूँगा कट कॉपी पेस्ट तो नहीं बट कट कॉपी एंड ट्रांसलेट जैसी लगती है। और जैसी ये फिल्म है एविएशन भाषा में अगर कहूँ तो जो सरफिरा का जो स्क्रीन प्ले है लगता है कि इट्स एन अडेप्टेशन ऑन ऑटो पायलट। अब जिन लोगों ने ओरिजिनल फिल्म देखी है आई थिंक उन्हें तो सरफिरा शायद इतनी कुछ खास नहीं लगे, लेकिन जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है उन्हें तो बिल्कुल सरफिरा एक नई फिल्म, एक फ्रेश फिल्म नॉवल आइडिया बिल्कुल वैसा लगेगा। दिस फिल्म इज नॉट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन और यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा डायलॉग राइटर पूजा तोलानी को। उन्होंने काफी अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं सरफिरा के लिए जो दर्शकों को बांध के रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने सूरराई पोथ्रू 24 घंटे पहले देख ली थी, तो फिर सरफिरा में हमें कुछ ऐसा नया एक्सपीरियंस नहीं मिला। टू बी ऑनेस्ट वी वर लिटिल सरप्राइज टू फाइंड सूरराई पोथ्रू ऑन Amazon प्राइम वीडियो। मुझे याद है पिछले 1-1.5 साल में कुछ फिल्में आई हैं रीमेक्स जिन्हें जो ओरिजिनल फिल्म थी हिंदी रीमेक के रिलीज के टाइम पे ओरिजिनल साउथ इंडियन फिल्म्स को उन्हें ओटीटी या यूट्यूब से हटा दिया गया था और यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है विद सरफिरा। सूरराई पोथ्रू कंटिन्यूज टू बी अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम वीडियो। अब इसे क्यों नहीं हटाया आई डोंट नो, इसका कारण क्या है। मे बी बिकॉज सरफिरा इसके जो ओटीटी पार्टनर है वो एक राइवल कंपनी है। क्या ये कारण है? आई रियली डोंट नो। और वो तो खैर एक ऑल टुगेदर डिफरेंट विषय है क्योंकि दोनों फिल्म्स के डायरेक्टर एक ही है सुधा कोंगरा, तो उस हिसाब से सरफिरा हैज स्टेड ट्रू टू द ओरिजिनल फिल्म, टू द ओरिजिनल आइडिया। बल्कि मैं कहूँगा कि कोंगरा ने अपनी पहली फिल्म एक अच्छा ट्रिब्यूट दिया है इन सर्टेन वेज। पहले तो जो सूरराई पोथ्रू के जो लीडिंग कैरेक्टर है नेदुमारन, दैट वाज ब्रिलियंटली प्लेड बाय सूर्या। अब ये जो कैरेक्टर नेम है यहाँ पे सरफिरा में जो हमारे वीर मात्रे अक्षय कुमार जो एक वक्त उनके इंडियन एयरफोर्स में जो एक बहुत ही सीनियर अफसर थे, दैट इज प्लेड बाय पॉपुलर एक्टर आर सारथ कुमार, उनके किरदार को नेदुमारन का नाम दिया गया है। फिल्म के अंत में एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल लेकिन एक बहुत ही स्वीट सरप्राइज है, मैं उसके बारे में खुलासा नहीं करूंगा। उसके अलावा अगर आप देखें अंत में जो डेक्कन एयर का जो प्लेन है उसका जो लोगो या मैस्कॉट है एक मजदूर सा आदमी है, क्यूट सा। उसकी शक्ल आप देखें तो थोड़ी बहुत जो हमारे कैप्टन गोपीनाथ है उनसे भी थोड़ी बहुत मिलती है। तो इसलिए यहाँ दाद देनी पड़ेगी सुधा कोंगरा की कि उन्होंने शी इज पेड ट्रिब्यूट टू हर ओरिजिनल क्रिएशन एंड ऑल्सो टू कैप्टन गोपीनाथ इन हर ओन यूनिक वे इन सरफिरा। अभिनय की बात करें तो इट्स नो सीक्रेट दैट अक्षय कुमार हैज बीन स्ट्रगलिंग फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स और आई डोंट नो सरफिरा का बॉक्स ऑफिस में क्या होगा, लेकिन कम से कम मेरा मानना है कि ये अक्षय कुमार ने एक अच्छी फिल्म चूज की है एंड ही इज ट्राई टू गिव हिज बेस्ट। जितनी उनकी लिमिटेशंस है उस हिसाब से मेरे ख्याल से उन्होंने ओवरऑल मैं तो कहूँगा अच्छा ही काम किया है। इन एनी रैग्स टू रिचेस स्टोरी जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है कि उस शख्स में एक भूख होनी चाहिए उसकी आंखों में, और वो भूख बिल्कुल आपको अक्षय कुमार उनका जो कैरेक्टर वीर मात्रे उनकी आंखों में थ्रू आउट इस फिल्म में देखने को मिलती है। अब क्योंकि सपना इतना बड़ा है आसमानों को छूना है तो फिर जो बाधाएं आएंगी वो भी मैं कहूँगा टर्बो साइज बाधाएं आती है एंड नेचुरली वीर मात्रे इज ओनली ह्यूमन और देयर आर मोमेंट्स जब वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते हैं, नाराज होते हैं और फिर कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन के सीन्स है। एंड आई थिंक एज ऑलवेज जब इमोशनल रोने धोने की बात आती है तो उन सीन्स में अक्षय कुमार का हाथ अभी भी थोड़ा कच्चा है। एज ऑलवेज जब कोई साउथ की फिल्म हिंदी में डब होती है तो फिर नॉर्मली तो खैर उसकी जो सेटिंग होती है, लोकेशन टोपोग्राफी, उसे तो वो नॉर्थ इंडिया में रखते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे अक्षय कुमार इवन दो बीइंग अ दिल्ली बॉय इस फिल्म को महाराष्ट्र में बेस किया गया है वीर मात्रे एंड अक्षय कुमार मुझसे तो बेहतर मराठी बोलते ही हैं एंड फिल्म की शुरुआत में आप नोटिस करेंगे कैसे ही इज मेड अ कांस्टेंट एफर्ट टू स्पीक इन द मराठी एक्सेंट, लेकिन फिर कुछ पल के बाद आपको पता नहीं चलता है कि व्हेन द नॉर्मल अक्षय कुमार वो चालू हो जाते हैं अपनी नॉर्मल टोन में बात करने के लिए। फिर भाषा और रोना धोना ये सब बात की बात है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या जो उस कैरेक्टर का कोर है उसे निभाने में अक्षय कुमार सक्षम हुए कि नहीं। ये मे बी डेफिनेटली नॉट 100% बट एटलीस्ट यहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी जान लगाई है विद इन हिज लिमिटेड कैपेबिलिटी। अक्षय कुमार ने मेरे ख्याल से एक पैशन दिखाया है टू प्ले दिस वेरी आई वुड से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर।
ओरिजिनल हो या रीमेक, जो हमें दोनों फिल्मों की जो खास बात लगी, सुररे पत्रू हो या फिर सरफिरा, दोनों फिल्म की जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उन्होंने काफ़ी कमाल का काम किया है। तमिल फिल्म में अपर्णा बालामुरली, शी वाज एक्सीलेंट, और यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी राधिका मदन, एक और दिल्ली की लड़की, और उन्होंने जो काम किया है काफ़ी लाजवाब है। थोड़ी बहुत मराठी उन्होंने, पिछले साल उनकी एक फिल्म आई थी सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, वहाँ पे वो एक पुनेरी कैरेक्टर प्ले कर रही थी, और मे भी शायद एक आध सेंटेंस मराठी का उन्होंने बोला था, लेकिन सरफिरा में उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बेहतर है, एंड शी स्पीक्स मोर देन वन सेंटेंस इन मराठी। अब शायद इसका कारण ये हो सकता है कि सजनी शिंदे तो बहुत ही सेमी सेमी सी लड़की थी, लेकिन हमारे सरफिरा की जो रानी है, वो बहुत ही, मैं कहूँगा, मुँह बोली है, खड़ूस है, खूसट है, लेकिन ऑब्वियसली दिल की अच्छी है। दोनों में एक समानता है, वीर और रानी में, कि कैसे इन दोनों के सपने हैं, बड़े हैं, और ये उसे साकार बिल्कुल करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से इनकी जोड़ी बिल्कुल लिखी गई थी। तो फिल्म की शुरुआत में तो पहले एक इमरजेंसी लैंडिंग का सीन दिखाया जाता है, वो आप देख लेना, और उसके बाद फिर वी आर टेकन टू 1998, जब वीर मात्रा के घर पे रानी और उनके परिवार वाले आए थे। यहाँ पे लड़के को देखने आई थी, और इनके घर आने के बाद अक्षय कुमार ऐसे ही खटिया पे लेटे हुए हैं, सफ़ेद बाल दाढ़ी है उनकी, और बाल लंबे हैं, घुंघराले हैं, कोई कांटे वाटे नहीं है। और उस वक्त ये लड़की रानी उनके बाजू से गुजरती है, और बस इशा, ये दोनों एक दूसरे से कुछ कहते नहीं, लेकिन इन दोनों के मन में एक कम्युनिकेशन चालू हो जाती है। दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट कि ये लड़का कौन है, और वीर सोच रहे हैं कि ये लड़की कौन है। अगले कुछ सेकंड में वीर आते हैं घर में, और वो उस लड़की सीधा कह देते हैं कि देखिए, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ना जॉब है, ना पैसा है, और ये जो घर है हमारा, जैसा है वैसा है। ये घर तुम ज़्यादा, आई वुड से, एक जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे टेम्पररी अकोमोडेशन हो, वैसा घर है वीर मात्रे का। और फिर उनसे कहते हैं, रानी से, कि उनके पास कुछ नहीं है, बस अगर कुछ है उनके पास तो केवल एक बिजनेस आइडिया। वीर कहते हैं कि उन्हें ये लड़की पसंद है, लेकिन रानी एकदम से नहीं मानती। वो उनसे कहती हैं कि आप रुकिएगा, एक रात के इंतज़ार करिए, मैं आपको कल सुबह जवाब दूंगी। अगले दिन सुबह आती है रानी और उसके परिवार, वो निकलते हैं अपने घर के लिए, और तब रानी उनसे सीधा कह देती है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे आपका दूसरा प्यार नहीं बनना है। तब वीर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, और वो उनसे कहती है रानी कि आपका पहला प्यार है एरोप्लेन, और मेरा जो पहला प्यार है वो बेकरी। तो क्यों ना हम अपने पहले सपनों को पूरा करें, और फिर उसके बाद यदि अगर हम वी आर स्टिल सिंगल तो फिर हम शादी का सोच सकते हैं। तो आई थिंक ये जो रानी और वीर की जो रिलेशनशिप है, डायनामिक्स है इसके, वो बहुत ही कमाल तरीके से दिखाए हैं। वैसे तो खैर राधिका मदन उम्र में छोटी है अक्षय कुमार से, और फिल्म में अच्छी बात है कि इस चीज़ का जिक्र भी किया गया है कि लड़का काफ़ी लंबी उम्र का है, लेकिन राधिका मदन जस्ट डजंट लेट दिस एज गैप इम्पैक्ट हर परफॉर्मेंस। स्टार्ट से एंड तक आई थिंक राधिका मदन, उनके सीन्स इतने शायद ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी कमाल का काम किया है। एंड फॉर समवन ऑफ हर एज, आई वुड से राधिका मदन इज वे मैच्योर, और इस रोल में बिल्कुल उन्होंने दोनों हाथों से पकड़ा है, एंड कमाल का काम किया है। विलेंस की बात करूं तो फिर परेश रावल गेट्स टू रिप्राइज द सेम रोल इन सरफेरा एज ही डिड इन ओरिजिनल, जहाँ पे वो एक जैज एयरलाइंस कंपनी के मालिक है परेश गोस्वामी। परेश नरेश, अब ये जो नाम है राइम होते हैं, लेकिन कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एंड ऑब्वियसली दिस कैरेक्टर आई वुड से इज लूजली बेस्ड ऑन जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल, और उनकी एयरलाइन तो खैर अब बंद हो चुकी है। चलिए, आप एक कंपेटिटर के ऊपर अपना ये कैरेक्टर बेस करते हो, वो तो खैर उचित है, लेकिन ये जो कैरेक्टर है परेश गोस्वामी, ना सिर्फ एक विशियस बिजनेसमैन है, ये कभी भी किसी और को, खासकर मात्रे जैसे इंसान को, कभी देखना नहीं चाहेगा कि उसकी एयरलाइन टेक ऑफ हो, और ये कंपटीशन को बिल्कुल, जैसे कहते हैं, कट थ्रोट, उसे जड़ से ही उखाड़ देता है। इसका बस एक ही मकसद है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक, डेक एंड एवे शुड नॉट टेक ऑफ। अब इनके अंदर एक कम्पिटिटिव एज है, लेकिन साथ ही साथ एक सटल, मैं कहूँगा, एक बिगेटरी है, एक सटल कास्ट फैक्टर भी, एलिमेंट भी है इनका। फिल्म के अंदर एक बड़ा अच्छा सीन है कि जब परेश गोस्वामी वो अपने एयरपोर्ट पे, जो उन्हीं की कंपनी का लॉन्च है, वहाँ पे वो अपनी एंजाइटी की दवाई खाने आए हैं, और उस वक्त वो देखते हैं कि जो एक सफाई कर्मचारी वाला होता है, वो उस वॉशरूम में आके वो अपना चेहरा वेहरा धोता है। और फिर बाद में परेश अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि ये क्या है, कि भाई हमारे बनाए आलीशान लाउंज रेस्ट रूम में, जो हमारे पैसेंजर्स के लिए बना है, वो ये सफाई कर्मचारी क्यों इस्तेमाल कर रहा है। आई थिंक दिस caste, superiority thing, this superiority complex
इट एड्स अनदर लेयर टू परेश गोस्वामीज कैरेक्टर। अब जो सूर्यराय पत्रू की जो हिंदी डब्ड है उड़ान, उसके अंदर जो जिस शख्स ने परेश रावल जी के लिए वॉइस ओवर दिया था, वो मेरे ख्याल से काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस रहा था। एंड आई एम श्योर परेश रावल जी हिमसेल्फ विल बी हैप्पी कि वो अब हिंदी फिल्म में उन्होंने वही किरदार किया है और वो अपनी नेचुरल हिंदी आवाज़ में वो बोल रहे हैं और उनका काम भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। अब इस परेश गोस्वामी के अलावा फिल्म के अंदर एक और एक शख्स दिखाए गए हैं, डैन धनोआ, हु इज़ द फॉर्मर हस्बैंड ऑफ पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस निकी वालिया। और डैन धनोआ, उनकी शक्ल थोड़ी बहुत विजय माल्या से मिलती है एंड नेचुरली he gets to play a very poor clone of not the same character, not the same man, but a poor clone of Vijay Mallya in both the original as well as the Hindi adaptation सरफेरा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरफेरा के जो को प्रोड्यूसर है विक्रम मल्होत्रा, वो एक वक्त विजय माल्या की जो दो कंपनी थी किंगफिशर का एयरलाइंस, वहाँ पे वो मार्केटिंग हेड थे और फिर उन्होंने उससे पहले विजय माल्या की ही कंपनी यूनाइटेड ब्रूरीज, उसके अंदर भी उन्होंने काम किया था। आई डोंट नो विजय माल्या की कभी कोई विक्रम मल्होत्रा जी से बात हुई है अबाउट सूर्यराय पोतराई और सरफेरा को लेके, बट क्या पता क्या कोई पुराना घाव हो। अब उस दौर के जो मेन प्राइवेट प्लेयर्स थे, मोनोपोलिस्टिक प्लेयर्स, उनकी तानाशाही तो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। लेकिन मैं कहूँगा सुधा कोंगरा इज़ वेरी स्मार्ट कि जो मेरे असल लोग जो ज़्यादा मैटर करते हैं इस सेक्टर में, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, उनकी तरफ ज़्यादा इतना कुछ इशारा नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन शुरू में एक सीन है जहाँ मात्रे वो अपने गुस्से में कहते हैं कि ये पारेख जैसे लोग सिविल एविएशन मिनिस्टर, वो सब इस परेश गोस्वामी की जेब में है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि जेट एयरवेज जब आई थी और उसे किसका सपोर्ट था, जो लोग सिविल एविएशन को फॉलो करते हैं वो सब जानते हैं। आज जो दुर्दशा है विजय माल्या और नरेश गोयल की, वो सब दुनिया जानती है। या विजय माल्या तो वो तो एक भगौड़े हैं, लंदन भाग चुके हैं, वो फ्यूजिटिव है। और और हमारे नरेश गोयल जी, वो तो जेल में सज़ा काट रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में। उनकी हेल्थ ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक नहीं है। फिल्म में जो परेश गोस्वामी और जो डैन धनुआ का कैरेक्टर, उन्हें जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया, एंड देन इफ यू सी व्हाट्स हैपेंड टू इन द रियल लाइफ टू नरेश गोयल एंड विजय माल्या, तो कहना पड़ेगा शायद कर्मा अपना असर दिखा रहा है। सरफेरा मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस के बिल्कुल खिलाफ है। ये एक आवाज़ उठाता है टू ब्रेक द कास्ट एंड क्लास बैरियर, और यही इस फिल्म की मेरे ख्याल से सबसे खूबी है। चलिए, आप प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स की तो बात छोड़ दें, लेकिन हमारे देश में ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करने का उसकी कंपैरिजन कैटल क्लास से की थी। आई डोंट नीड टू टेक द नेम। अब खैर, आज के दौर में तो 1 रुपये का फ्लाइट टिकट मिलना, वो तो मेरे ख्याल से विजुअल थिंकिंग होगी, बिल्कुल कमर्शियली भी वो बिल्कुल वायबल है नहीं। लेकिन जैसे कि आजकल एयरफेयर्स के दाम आसमान छू रहे हैं, मुझे याद है कोविड के टाइम पे तो डोमेस्टिक ट्रैवल तो 30-30 हज़ार रुपये के रिटर्न टिकट मिल रहे थे। तो फिर आई थिंक यू शुड नेवर रूल आउट कि फिर कोई एक सरफेरा निकल के आएगा, अपना एक डिसरप्टिव आइडिया लेके आएगा और आम जनता उन्हें हवाई जहाज की सैर कराएगा। रही बात रेटिंग की, तो मैं सरफेरा को देता हूँ 5 में से 2.5 स्टार्स।